This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM. Welcome to Bharat FM's weekly interview show, Stars Aligned. My name is Mayank Chaya, and we are extremely pleased to have a wide variety of audience today for a particularly remarkable guest. Ethnobotanist Deepak Acharya has the heart of an indigenous tribesman, but mind of a highly trained scientist. As a passionate popularizer of millennia-old herbal medicinal systems of India, Dr. Acharya spends much of his time scouring through the heart of India's tribal lands in Madhya Pradesh, Gujarat, and Rajasthan. And over a period of 18 years, and that's a long time for any career, he has compiled some 30,000 medicinal formulations. Essentially, he, on the face of it, he leads the life of a vagabond, but in the process, he is building up such a remarkable resource base. And he is not a wide-eyed, unsuspecting advocate of India's traditional systems merely because they are traditional. But he, as I said, has a mind of a trained scientist, and he brings in all the weight of the training to this particular career of his in terms of authentication, in terms of validation, in terms of trials before these formulations become what they are supposed to be. I'm particularly pleased to have Dr. Acharya join us from Ahmedabad, where he lives. Deepak, welcome to the show. Thank you, sir. Thank you very much. मैं जैसे बता रहा था हमारे दर्शकों को 18 साल 30,000 20 साल हो गए. Yeah, I think I've miscalculated. It's exactly 20 years now. Yes. And over 30,000 formulations. पहले तो ये बताइए इस तरह की जो दीवानगी है वो कैसे शुरू होती है? दरअसल इसकी शुरुआत होती है मेरी परवरिश के साथ में. मैं जिस जगह से आता हूँ मध्य भारत से, जहाँ पर मेरा लालन पालन हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा, वो इलाका रिमोट एरिया है, ट्राइबल एरिया है. और आप यकीन कीजिए, मैं बहुत सारे लोगों से नहीं कहता हूँ इस बात को, और शायद बहुत सारे लोग यकीन कर भी ना पाए कि एक बहुत लंबी उम्र तक मुझे नहीं पता था कि लट्टू बल्ब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो क्या होता है मुझे नहीं पता था. बस क्या होती हैं, ट्रक्स क्या होते हैं, ये मुझे नहीं पता था. हम ऐसे रिमोट एरिया में रहते थे जहाँ पे हम इस बात को लेके एक्साइटेड रहते थे कि हमें कभी दूर से चलती हुई एक बस निकल जाए हमारे गांव के पास से, तो हम पूरे बच्चे लोग दौड़ लगाते थे उसके पीछे, धूल के पीछे, सिर्फ देखने के लिए. इतना पागलपन था. हवाई जहाज जो एरोप्लेन होता है उसे जो देखना और जो उसको टकटकी लगा के देखना, तब तक कि वो जब तक आखिरी तक ओझल ना हो जाए स्क्रीन, मतलब हमारी आंखों के सामने से, तब तक हम उसको देखते थे. हम इतने इतने वर्जिन इलाके में मेरी पैदाइश और मेरा लालन पालन हुआ है. वहां पर हमने कभी हॉस्पिटल क्या चीज होती है वो नहीं देखा था. और इनफैक्ट मैं कहूँ आपको तो एक बड़ी डिफरेंट टाइप की क्रिटिकल हेल्थ इशू के साथ में मैं खुद मेरे बचपन में मैं जूझ रहा था. और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और वैक्सीनेटर थे. इनिशियली वो वैक्सीन का छिड़काव करना और ड्रग्स के ऊपर में कुछ कुछ काम करने, गांव देहातों में पीएससीज में जाना, आसपास के जो गांव के हैं वहां लोगों से मिलना, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक के. तो मेरे फादर लोगों से चर्चा करते थे कि इसको इस तरह का एक प्रॉब्लम है, लेकिन कभी उन्होंने उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश नहीं करी कि हम जाकर मॉडर्न साइंस के पास में या सो कॉल्ड जो डॉक्टर्स होते थे, मॉडर्न डे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स, वहां नहीं गए. तो उन्हें किसी ने बताया कि जो मेरा जो बर्थ प्लेस था वहां से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर पर एक कोई हर्बल हीलर है जो कि सिर्फ कुछ एक्सट्रैक्ट और कुछ ऑयल से वो मालिश करेंगे और तमाम तरह के ट्रीटमेंट देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा. एक तरफ एक मॉडर्न साइंस था जिसको पिताजी, मतलब डॉक्टर्स थे जिनके पास पिताजी मेरे जा रहे थे, और उन्होंने बताया कि 12 साल तक इसका, जब तक ये 12 साल का नहीं होगा, इस वक्त मैं करीबन 4 से 5 साल का था जिस समय की बात बता रहा हूँ आपको, पिताजी को कहा गया कि 12 साल तक तो इसका सर्जरी नहीं हो सकता, उसके बाद सर्जरी करना पड़ेगा एंड दैट विल बी हाईली रिक्वायर्ड एंड नीडेड. फिर इसके वेल बीइंग के लिए सर्जरी होना जरूरी है 12 साल के बाद में. मेरे पिताजी ने हर्बल हीलर के पास में गए और उनसे मुलाकात की. वो बंदा 40 किलोमीटर से रोज साइकिल चला कर आता था, मुझे मालिश करता था, 3 घंटे मेरे साथ में एक्सरसाइज कराता था,
कुछ मेडिसिन दिया करता था हर्बल, और फिर वो साइकिल से चला जाया करता था। वो 40 किलोमीटर हर दिन जाना और आना, एक इंसान सिर्फ एक पेशेंट को देखने के लिए इतने डेडिकेशन के साथ में, और कोई उसका मॉनेटरी एस्पिरेशंस नहीं थे उसके पास में कि मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। फाइनेंशियली इतने रिच हम लोग भी नहीं थे। जो था वो मतलब इतना था कि बस भगवान की कृपा से हैंड टू माउथ वाली कंडीशन नहीं थी, बाकी ठीक ठाक व्यवस्था थी। उस बंदे ने मुझे 1 महीने के अंदर में चलता कर दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे। उसने बंदे ने मुझे 1 महीने में मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, और उसने ये कहा कि अगले 1 महीने साइकिल नहीं चलानी है, बाइसिकल नहीं रन करनी है, बाकी फिर जिंदगी में कभी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप आज भी जब मैं इतना पढ़ लिख के आगे आया और जब उस चीज को देखता हूँ मैं पलट के, तो मुझे यकीन नहीं होता। तो शायद वो बैक साइड ऑफ द माइंड कहीं से ये आ गया कि यार कुछ ऐसी चीज है जो कि हिडन है, ट्रेजर है, एक हिडन ट्रेजर है, और जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। कहानी शुरू होती है मेरे मास्टर्स में आने के बाद में। प्लांट साइंसेस में मैं मास्टर्स कर रहा था, तब तक भी मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि मुझे एक हीलर ने ठीक किया। इसी बीच में मेरे फादर की डेथ हो गई 1995 में। मैं ग्रेजुएशन हार्डली पहुंच रहा था उस समय, और वो एक बड़ा टफ टाइम था हम लोग के लिए। लेकिन उसके बाद में मैं अपने फादर की पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए मैं उस डिस्ट्रिक्ट में गया जहाँ मेरे पिताजी पोस्टेड थे, हम लोग का चाइल्डहुड बीता। तब मैंने सोचा कि मैं जाकर वो 40 किलोमीटर गांव जाऊंगा, जो चांगोटोला एक नाम था, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के। वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर मैं वहां तक गया, चांगोटोला विलेज तक, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो बुजुर्ग इंसान है कहाँ और क्या है इस समय और क्या कर रहे हैं वो। और उन्होंने मुझे ठीक किया, तो मैं उनके पाँव छूना चाहता था, इनफैक्ट पानी से उनके पैर धोकर पी लेता मैं। इस शिद्दत के साथ मैं उस जगह पर पहुंचा, मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, और एक डेथ के साथ में पूरा नॉलेज वैनिश हो गया। ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा लॉस था जो शायद उसको कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता। और उस दिन मैंने तय किया कि यार इस तरह का जो ज्ञान है हिंदुस्तान के अंदर छुपा हुआ, एक अकेला इंसान कोशिश तो कर सकता है कि उसको हम रिट्रीव करें, डॉक्यूमेंट करें। एंड देन स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ स्काउटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन राइट इन द टाइम ऑफ डूइंग मास्टर्स। और मैंने वहां से शुरुआत करी, और वो मध्य प्रदेश का वो इलाका, फिर मैं वहां पर सतपुड़ा का जो प्लेच्यू है वहां पर मैंने वर्क करना शुरू किया। रिमोट वैली है पातालकोट, जहां से मैंने अपना काम करना शुरू किया। 3000 फीट नीचे ह्यूमन सिविलाइजेशन रह रही है, अभी भी गोंड्स और भारिया ट्राइब्स हैं, और वो स्कैटर्ड 79 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्कैटर्ड हैमलेट्स हैं छोटे छोटे। जो लोग के पास में प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी भी जगह पर जाकर, किसी भी फैमिली में, किसी भी गांव में जाके देखेंगे आपको 90-100 ईयर्स का बंदा आपको चलता फिरता हुआ दिखेगा। तो तब मुझे समझ में आया कि प्रिमिटिव कौन है और एडवांस कौन है वास्तव में। तो मेरे ख्याल से वो जो लोग जिनको हम प्रिमिटिव कह रहे हैं, जिनको ट्राइबल्स कहा जा रहा है, वो लोग ज्यादा एडवांस हैं हमसे। हम सो कॉल्ड मॉडर्न लोग, हमारे पास विटामिन ई का शैम्पू है बालों के लिए, आंखों के लिए तमाम तरह के फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, मेट्रोज हैं, एरोप्लेन्स हैं, हमारी सब चीजें लग्जरी हमारे पास में। तो भी हम लोग 60 साल के अंदर अंदर में हाइपरटेंशन, हमारे पास डायबिटीज, हमारे पास आर्थराइटिस, हार्ट और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हम ले लेते हैं अपने पास में। लेकिन वो आदमी, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी 90 ईयर्स में दांत पूरे भरपूर हैं। एक भी बाल्ड इंसान नहीं मिलेगा आपको, एक भी डायबिटिक पेशेंट नहीं मिलेगा आपको, एक भी हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं है। तो ज्यादा डेवलप कौन हुआ, ज्यादा ज्यादा बेहतर किसकी लाइफ है, अल्टीमेटली आप ये सोच सकते हैं। तो देयर आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग दिस नॉलेज फ्रॉम पातालकोट, देन आई केम टू अहमदाबाद। और फिर अहमदाबाद में मैं किसी न किसी तरीके से कुछ जरियों के जरिए मैं पहुंचता हुआ मैं डांग चला गया, साउथ गुजरात में, जो ट्राइबल डोमेन 100% डिस्ट्रिक्ट, 100% ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वो, वहां से मैंने काम। तो इस तरह से मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और फिर राजस्थान, 3 अलग अलग पॉकेट्स में इनके नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का काम किया। और जो आप 30,000 फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं, उनको डिजिटाइज करना शुरू किया, क्योंकि ये नॉलेज खत्म हो जाएगा तो जो लॉस होने वाला है दुनिया को, वो शायद कोई उसको मेजर नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि वो लॉस क्या हुआ और किस लेवल का लॉस हुआ। Right. Just to humanize a bit and not to pry into your personal affairs, you mentioned a particular ailment that you had as a child. Yeah. Would you mind sharing for our, if it's not too personal, if it's personal, let's not go there. I had just one testicle. I see. In my okay. The other one was lying there in the stomach. So. Oh, it's a complicated thing that he fixed. It was remarkable. During the course of my many conversations with you earlier,
one of the broad statistics that we have talked about is the Indian medicinal plant flora has about 17,600 species. Yeah, Is that the right number? yeah, And of which about maybe 700 or so, 900 or so are being used as in any form of medicinal way. yeah, yeah. It's a Correct. massive gap. It's a massive gap. Massive gap. Number one, why do you think that is? And number two, what kind of the kind of work that you're doing, how is that going to fix it? Rightly said by you that the number of species and the number of species being used, number of species available and number of species being used, wide gap. Definitely, there's a wide gap. And the most important part is out from those 800 species, only 40-50 plant species are being cultivated professionally. All other 700 plus species are being uprooted right from the jungle. So think I see. about the biodiversity loss. There's Yeah. a huge gap. If you talk about Indian, Ayush Mantralaya, Ayush Department, Ayush Ministry, it gives subsidy to 40 different plant species, medicinal plant species, widely used by different medicine systems. They are not giving any other subsidy to any other plant species. तो आप सोचिए कि इतने 800 प्लांट स्पीसीज में हम सिर्फ 40 प्लांट को सब्सिडाइज कर रहे हैं, बाकी सब जंगल से अप्रूव करके निकाला जा रहा है, तो आखिर वो एक समय के बाद में वो खत्म हो जाएगा और कोई प्लांटेशन ड्राइव नहीं चल रहा है किसी का। इस गैप को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लगता है, व्हाट आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जो जितने फार्मा इंडस्ट्रीज हैं इन लोगों के पास में एक डेटा होता है कि कितना इनको रॉ मटेरियल एनुअली लग रहा है, उन सबका डेटा हम इकट्ठा कर लिया जाए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर में। हमें पता हो कि साल में 300 टन्स ऑफ अश्वगंधा लगने वाला है, हर इंडस्ट्री का जितना एनुअल कोटा है उतना हम क्या इसका बैक एंड सप्लाई हमारा इतना रेडी है या नहीं है तो नाउ हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि इतना तो लगना है, इसको कल्टीवेट कराया जाए तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सही प्राइजेस मिलेंगे। अभी स्थिति ऐसी है, एक हर्ब जो वन हु कलेक्ट्स हर्ब एट प्राइमरी सोर्स एंड व्हेन ही सेल्स इट, वहां से लेके जो एंड सोर्स है वहां तक आने में देयर इज अ गैप ऑफ 700% मार्जिन। जो 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 अप्रूव कर रहा है या जो कलेक्ट कर रहा है प्राइमरी सोर्स से, उससे लेकर एंड यूजर तक आने में 700% प्राइस उसका टाइम्स ज्यादा हो जाता है। उनको कुछ नहीं मिलता जिनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देयर इज अ ग्रेटर नीड टू एस्टैब्लिश अ प्लेटफॉर्म वेयर all the pharma industry they should come up with their data, this much of amount of herbs will be needing, though national biodiversity authority they are doing some effort to find out कितना इनका रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल अभी बहुत बड़ा होप दिखता है मुझको। सो मेरे ख्याल से अभी भी इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है मेडिसिनल प्लांट्स का। अभी भी रैंडमली पॉपअप होते रहते हैं कुछ लोग जो मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन के लिए स्कीम्स लाते हैं, कुछ लाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, बट व्हेन अ फार्मर हु कम्स अप विद प्रोडक्शन ऑफ 10 एकर्स और 15 एकर्स सफेद मूसली, उसको बेचने जाएगा तो उसको बायर नहीं मिलने वाला, क्योंकि दिस इज नॉट एन ओपन मार्केट जहां पर आप रोड पे खड़े हो गए तो लोग ने आके खरीद के लेगा सफेद मूसली आपके। तो देयर इज नॉट अ सेट मार्केट। तो उनके पास में ट्रेडर्स सेट हैं फार्मा कंपनीज के पास में, और ट्रेडर्स के पास में सोर्सिंग पक्की है, उनके पास में गांव देहात से निकलवा रहे हैं। तो ट्रेडर उसको कोई कंसर्न नहीं है कि कहाँ से आ रही है और कितना उसका अप्रूव हो रहा है और उसको अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको इस साल का प्रॉफिट देखना है। तो नाउ जो आप कंसर्न है आपका कि बाकी स्पीसीज का क्या होगा या उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्कोप है सर। हमने 80,000 ईडिबल स्टफ, ईडिबल प्लांट्स में भी ग्रेन्स इंक्लूड कर दें, इसमें हर्ब्स इंक्लूड कर दें, दुनिया भर में 80,000 स्पीसीज हैं जिनको खाया जा सकता है, वेराइटी ऑफ स्पीसीज। लेकिन हम कितनी स्पीसीज को खा रहे हैं एज अ ग्रेन आप काउंट करेंगे तो 20-30, वही जो ट्रेडिशनल जो सालों से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें डिमांड टू सप्लाई है, प्रोडक्शन कम डालेंगे सीड, ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला है, उन चीजों को फोकस किया गया। हमने कभी माइनर मिलेट्स के ऊपर में गौर ही नहीं किया। कई इतने सारे ग्रेन्स हैं जो लोकली वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, उसको कहीं और उसको प्रोपोगेट नहीं किया गया। कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, यूएस के अंदर में कुछ प्लांट स्पीसीज हैं वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहां के लोग खा रहे हैं। यदि वहां पर अप्रूव ज्यादा होता है, उसका
उसको खत्म कर दिया जाता है वहां से, तो कंप्लीटली वहां से वैनिश हो जी जाएगी, खत्म हो जी जाएगी, और दुनिया में कोई जगह उसकी संभावना नहीं है कि वो वापस हो पाए। जी तो जी। बहुत सारी चीजें हैं सर, इतने सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, तो मुझे कई बार बहुत कोफ्त होती है कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ ये सारे काम, राइट क्यों नहीं, राइट। मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार कई चीजों को देख के। तो क्या करें लेकिन। दो विशेष बातें उभर के आई अभी आपने जो बताया उसमें, एक तो अश्वगंधा का जिक्र किया आपने। I've been watching for the last it's a remarkable coincidence। कल ही मैं शाम को देख रहा था कोई टीवी शो, और हाँ। जब बीच में इश्तहार आते हैं उसमें there was one particular brand repeatedly naming ashwagandha by name and claiming all kinds of medicinal health benefits। तो ये बताइए, आपने अभी कहा था कि from the time it's uprooted to the time it reaches a market like say the United States, you're talking about a 700% markup। या या तो ये इसको कैसे सुलझाएं? Because the person who's uprooting it, who knows the value of what he's uprooting or what she is uprooting, उनके हाथ कुछ लगता नहीं, जैसे आप बता रहे थे। तो करेक्ट। ये what role do you think institutionally the government can play, or individuals in America can play, or people like you can play? Because ashwagandha is really like नीम का, हमने अक्सर बात की है नीम के बारे में। करेक्ट आजकल सर। अश्वगंधा काफी मशहूर हो रहा है अमेरिका में, तो मुझे उसके जी। बारे में कुछ आप बताएं। मैं समझता हूँ इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है साहब, कि जो बीच का जो जो 7 लेयर्स और 6 लेयर्स हैं हमारे पास में, फ्रॉम प्राइमरी सोर्सिंग पॉइंट टू द एंड यूजर, जो बीच का जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ ब्रोकर्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें आपके जैसे लोग या मेरे जैसे लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच जो है फार्मा कंपनीज तक है, और मेरी अप्रोच यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर भी है। तो मैं इन दोनों राइट के बीच में जाके सीधे 1-to-1 कर देता हूँ। एक बायबैक एग्रीमेंट होता है। सपोज हम लोग वी कैन क्रिएट कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स, हम 50-100 फार्मर्स को इकट्ठा कर सकते हैं अपने एरिया के, और उनसे कह सकते हैं कि आप, मैंने सर्वे किया हुआ है एंड आई हैव दिस 10-15 कंपनीज, फार्मा कंपनीज, दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज मेनी ऑफ हर्ब्स, और हम यदि इसको 15 लोग मिलकर हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो दीज कंपनीज आर देयर, दे आर रेडी टू बाय दिस प्रोडक्ट। हम लोग यहाँ राइट कल्टीवेट करें और सीधे सोर्स करें वहां पर, तो ब्रोकर्स अपने आप कट जाएंगे। अब यहाँ पे जो 20 रुपए किलो जो पहले दे रहा था अश्वगंधा, 5 रुपए किलो में गांव का आदमी निकाल के दे रहा है किसी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी एक दलाल को या ब्रोकर को, वो 5 या 10 रुपए की चीज आकर वो बाजार में आके वो 350 और 400 रुपए किलो हो जाती है, उसकी प्राइस हो जाती है। तो अब हम यहाँ क्या करें कि हम उसको 5 रुपए में, जो मैं फार्मा कंपनी वाला हूँ, तो मुझे भी वो बाजार से जब मिल रहा है तो मुझे 250 रुपए किलो में मिल रहा है, राइट क्योंकि मैंने भी किसी एक ब्रोकर से लिया, तो 250 रुपीज में मैंने प्रोक्योर किया है, लेकिन एक्चुअली जिसने निकाला था उसको तो 5 और 10 रुपीज ही मिला है। तो यदि मैं सीधे उस आदमी के पास, मुझे कोई एजेंसी लिंक करा देगी, तो मैं उससे, यदि मुझे 200 रुपए में मिलेगा डायरेक्टली उससे, तो मुझे 50 रुपीज का फायदा हो रहा है और उसको वहां 180 रुपीज का फायदा हो रहा है। ब्रोकर्स राइट पूरे हट जाएंगे। तो यहाँ पर ये बायबैक एग्रीमेंट के जरिए इन सब चीजों को केटर किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इस समय एम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है इंडिया के अंदर, इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और व्हाट आई सी एज ऑफ नाउ इज देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। मतलब दुनिया सारी जानती है, सबको पता है कि एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा फ्यूचर है। कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी आपकी, कोई बड़ा आप मार्स पर पहुंच जाएंगे या फिर आप गॉड्स पार्टिकल निकाल लेंगे खोज के, उससे वो रिवोल्यूशन नहीं आने वाला। लेकिन रिवोल्यूशन तब आने वाला है जब आप लोगों का स्टमक फुलफिल कर पाएंगे, लोगों को सही चीजें, सही अनाज और सही हेल्थ दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल जी से एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है इस समय, राइट और वो पॉसिबल है यहाँ पर। right Neem and turmeric of course have become emblematic of India's rich traditional knowledge, but you've quoted people from the Dang tribal area to say there is not a single useless herb. यस यस uh, करेक्ट। if that is the case, why don't you talk a bit about the sheer variety of things that we are not using in daily essence? कुछ 8-10 अगर बताएं, लोगों के दिमाग में पल्ले पड़े कि जी ये तो हम देख रहे हैं, उसको फेंक देते हैं हाँ रोज, उसका कुछ हाँ करते नहीं। तो हाँ कुछ हाँ। 8-10, इफ यू डोंट आपको माइंड आप अब एनलिस्टिंग। हम या नो प्रॉब्लम। अब हम जैसे केला खाते हैं पका हुआ बनाना, हम बनाना की यदि स्टेजेस देखें, आपको यदि वो एक बनाना एक फ्रूट के बारे में आपको मैं उसके 2 मिनट के अंदर में कम से कम 10 डिफरेंट यूजेस बता सकता हूँ, जो अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं। बनाना पूरी तरह से कच्चा है, जिस समय ग्रीन है, टाइट है इसका स्किन, और वो पूरी तरह से पका नहीं है, बिल्कुल कच्चा है, तो आप इसको पील ऑफ कर लीजिए,
और इसका यूज हो सकता है बहुत अच्छा डिसेंट्री और डायरिया को रोकने के लिए। इससे अच्छा कोई मेडिसिन नहीं है, और इतना इतना तेजी से काम करता है ये कि किसी भी तरह का डायरिया डिसेंट्री हो रहा है, एक बनाना फुल साइज का बनाना किसी भी एडल्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बच्चा है कोई तो हाफ बनाना उसको मैश करके खिला देंगे, डिसेंट्री रुक जाती है। यही बनाना जब थोड़ा ज्यादा पक जाएगा, और पूरी तरह से पका नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा कच्चा थोड़ा पका हुआ है, डायबिटिक को देंगे, डायबिटिक को इसका शुगर शूट नहीं करेगा, ये इसके फाइबर्स उल्टा उसको हेल्प करने वाले हैं, उसको बॉडी को एनर्जी भी रिटेन करने देंगे, और वो उसको मेडिसिनली उसका इंपॉर्टेंस उसको मिल पाएगा, मैक्सिमम यूज हो पाएगा। तीसरा, उसमें जब ज्यादा पक जाएगा तो आयरन उसके अंदर में मिलने वाला। तो एक ही चीज के अंदर 3 डिफरेंट स्टेजेस में आप देख रहे हैं इसके यूज हो सकते हैं। छिलका जो इसका फेंक देते हैं पके हुए बनाने का, वो लोग उसको डस्टबिन का रास्ता दिखाते हैं सीधे, लेकिन मैं आपको कहूँ कि उसके छिलके को आपको ड्राई कर लेना है, पाउडर करना है, और जब भी वुंड होगा, आपको इमीडिएटली कट लग जाता है कोई बॉडी के ऊपर में, वुंड होगा तो आप उसको उसके पाउडर को लगा के देखिए, तो उसके अंदर में सफिशिएंट अमाउंट होता है टैनिन का, वो इमीडिएटली वुंड को हील करने का काम करेगा। तो दिस इज वन, एक Right, एग्जांपल दिया आपको right. कि एक ही चीज का सिमिलरली पपाया, बिल्कुल पका हुआ पिलपिला हुआ पपीता आप खाएंगे तो वो लैक्सेटिव होता है, वो आपके पेट को साफ करेगा। तो अभी जो व्हाट्सएप का दौर है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें हर कोई, हर दूसरा एक इंसान जो है वो अपने आप में हर्बलिस्ट हो गया और वो डॉक्टर हो चुका है, हर दिन कोई ना कोई ज्ञान बांटते रहता है। यहाँ पर भी बहुत सचेत होने की जरूरत है। जो हमारे भारत एफएम के जो लिसनर्स इस समय हमें सुन रहे हैं या देख रहे Right. हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक चीज हमेशा कान में रख लीजिए कि हर चीज के अपने इफेक्ट्स और अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब हर बोलकर आप 100% सेफ कहना ठीक नहीं है। यदि आपको जब तक डोजेस उसका सही पता नहीं है, उसका मैक्सिमम माइलेज भी नहीं मिलेगा आपको, और शायद हो सकता है कई बार जो Right. फायदा उठाना चाहते हैं वो फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा कई बार नुकसान भी हो सकता है। एग्जाम्पल, यदि पेट साफ नहीं हो रहा है तो लोग रेंडमली लिख देते हैं कि अरे भैया पपीता खाइए पेट साफ हो जाएगा, पपीता खाइए पेट साफ हो जाएगा। इतना इतना इजी कहने में लगता है, सुनने में लगता है, लेकिन दरअसल कहानी ऐसी नहीं है। पपीता खाइए में आगे लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव, पूरी तरह से पका हुआ पपीता। ये लगाना Right. बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से पका हुआ पपीता खाएंगे तो लैक्सेटिव का काम करेगा। थोड़ा सा भी कच्चापन रहेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। दस्त जब हो रहे हैं तो थोड़े कच्चे पपीते को खाना पड़ेगा आपको, तो I दस्त रुक see. जाएंगे। तो आप सोचिए, हम एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पपीता खा रहे हैं, लेकिन हम वो प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देते हैं। यदि मुझे That's right. डायरिया, मुझे मेरा कॉन्स्टिपेशन हो चुका है मुझे, और मैंने कच्चा थोड़ा सा पपीता खा लिया, तो मुझे और वो प्रॉब्लम ट्रिगर कर देगा मेरी, वो प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। तो ऐसे में नुकसान अल्टीमेटली इस हर्बल नॉलेज का, ट्रेडिशनल नॉलेज का होने वाला है, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे कि अरे बकवास है, एक डॉक्टर दीपक आचार्य उसने कहा था कि पपीता खाओ ठीक हो जाएगा, और हमें फायदा नहीं हुआ, उल्टी हमारी प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई। सो बेसिक इज, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या किस प्रोपोर्शन में लेना है और कितना खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बेसिक्स हैं, छोटे छोटे चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने Right. सब ऐसे ऐसे पेशेंट्स को होते ठीक होते हुए देखा है जिनको डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। इवन थोरेटिक कैंसर के लोगों को मैंने ठीक होते देखा है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर से। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो हीलर के पास में एक्चुअली कितनी एक्सपर्टीज है, कितना ऑथेंटिक है, वो ये जानना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हर तीसरा आप देखेंगे किसी भी एग्जीबिशन में जाएंगे, या इतना ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हर कोई अपने आप को आज एक्सपर्ट कह रहा है और सेल कर रहा है। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी हो गई इस समय कोरोना के दौर में। हर कोई इंसान, आप देखेंगे टीवी पे एडवर्टीजमेंट की बात करें, हर दूसरा एडवर्टीजमेंट में आज सब कोई कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी के लिए फलां प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी के लिए फलां चीज है। लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत है सबको ये जानने की कि वो इम्यूनिटी वाला स्विच कौन सा है जिसको आप इग्नाइट करेंगे और चालू करेंगे तब वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। रेंडमली कह देने से इम्यूनिटी इम्यूनिटी, तो उसके पीछे आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑलरेडी बॉडी इम्यून रिच है आपकी, और आपने और खूब सारा काढ़ा पिला पिला के लोगों को स्टॉर्म ले आए इम्यूनिटी का, उल्टा आपको साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाए। तो Right. बहुत Right. ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत अच्छे से संभल के चीजों को करना पड़ेगा। बट मैजिक इज देयर, Right. डेफिनेटली इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। That brings me to a rather controversial question about the entire system of Ayurveda. It goes या back several thousand years. One of the biggest criticisms that you hear about Ayurveda in this part of the world is an almost complete lack of institutionalizing validation, something that you've been talking about. Testing, या validation, documentation.
and continuously updating what's Yeah. going on. Why Yeah. do you think, as a system or as a country, India has not been able to achieve this kind of institutionalization of Ayurveda? Yes, Indians, we as Indians always follows West किसी भी चीज के लिए। वहां जी से घूम के आएगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। योगा यदि उधर से घूम के आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं भाई ये उनने कर दिया यानी बिल्कुल परफेक्ट है। सिमिलरली हर्बल का देखिएगा आप, सिनेमन कैप्सूल्स आपके यूएस में इतना बिकता है, इतना जबरदस्त तरीके से उसका पॉइंट ऑफ सेल है वहां पर। लेकिन अब यहाँ पर हमारे दोस्त दोस्त लोग जो हैं वो कहते हैं यार सिनेमन सुना है डायबिटीज के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड गया था यूएस से, वो कैप्सूल्स लेके आया था उसने और वहां पर बड़ा चल रहा है, तो हमें भी यूज करना चाहिए। देखिए हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ये चीजें थी, तो ये ट्रेवल करते हुए उधर चले गई, उन लोगों ने ग्रास्प कर लिया उसको, अपॉर्चुनिटी को उन्होंने कैश कर लिया और उसको उसके साथ में खेलने लगे। हम लोग वहां पर पिछड़ गए। तो 30 इयर्स बैक चाइना इंडिया देवर ऑन सेम प्लेटफॉर्म इस मामले में। तो ट्राई चाइनीज जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, टीसीएम है, उसको उन लोगों ने बहुत अपलिफ्ट किया, बहुत जी आगे बढ़ाया उसको। उन्होंने समझ में आ गया उनको यही फ्यूचर है बेसिकली। और आज भी वहां पर मॉडर्न मेडिसिन एंड पीसीएम दोनों बोथ दी स्ट्रीम ऑफ साइंस उनको एक जगह पर एक स्टैंडर्ड के साथ में देखा जाता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पहला पूछा जाता है आपको किस में आपको ट्रीटमेंट कराना, टीसीएम में जाना है या मॉडर्न मेडिसिन में जाना है आपको, तो आपके पास ऑप्शन जी होते हैं। यानी वहाँ दोनों को उन्हें बराबर रखा है। हमने हमेशा उस चीज को नकार दिया। हमारे पास में कोई वैलिडेशन का सोर्स नहीं है, हमारे पास में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। रॉ मटेरियल यदि ट्रेडर से कंपनी परचेज कर रही है, यदि एक कंपनी क्लेम करती है एडवर्टीजमेंट में कि 50 तरह की जड़ी बूटियों से, 52 प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया हुआ च्यवनप्राश लीजिए, खाइए, एनर्जाइज हो जाइए, आपका तबियत ठीक करिए, पर 52 तरह की जड़ी बूटियां कौन ला रहा है, कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं आप, किस स्टेज की थी? आंवला आपने लेके आए बाजार से, तो ट्रेडर ने आपको आंवला दिया या नहीं दिया, या उसमें कितना परसेंट आंवला था या कितना परसेंट फेक स्टफ था उसके अंदर में, क्या सिनेमन डाली गई तो वो क्या फेक सिनेमन थी या ओरिजिनल सिनेमन थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है हमारा आज भी। अभी भी राइट रॉ मटेरियल के ऊपर में आप अभी भी मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट से मिलता हूँ, कई बार मैं पाउडर दिखाता हूँ उनको, बताइए साहब ये किस चीज का पाउडर है, तो वो बता नहीं पाते। ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें देखा या तो चख के बता देंगे कि आंवला जैसा लग रहा है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कितना परसेंट इसमें आंवला है। तो क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जो नहीं हुआ हमारे देश में। क्लिनिकल रिसर्च उसका होना चाहिए, क्योंकि अभी क्लिनिकल रिसर्च कायदे से दिस नॉलेज जो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल नॉलेज, इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। जी और जो वेस्टर्न मेडिसिन का नॉलेज है दैट इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड नॉलेज है। तो दिस इज द फाइट इन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। अब हमें ओके एक्सपेरिमेंट के साथ में फाइट करना है, और आपके पास एक्सपीरियंस है, आप भी एक्सपेरिमेंट करके ले आएंगे तो आप ऑब्वियसली इससे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली सिंकोना जो था, क्विनाइन जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की अभी बात चल रही कोरोना में, वो आया कहाँ से था? क्विनाइन वो आया था इसी ट्राइबल डोमेन से आया था, किसी जंगल से, किसी ट्री की बार्क से निकाला गया था उसको। तो इसका प्राइमरी सोर्स तो वही था जिसको आप सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करके दुनिया के सामने नहीं लाया। और वेस्ट ने राइट क्या किया, हमेशा हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस दे दिया। देखिए, वी हैव पब्लिश्ड दिस रिसर्च पेपर, दिस इज पब्लिश्ड इन लैंसेट, दिस वाज पब्लिश्ड इन नेचर, दिस वाज पब्लिश्ड इन फार्माकोग्नोसी और जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी। इतना बड़े बड़े टर्म्स यूज करेंगे, वो हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि अरे बाप रे, वहां छप गया, ठीक है, वो अच्छा है, बढ़िया है। हम अपने देश के अंदर की चीजों को इतना महत्व नहीं दे पाते। नाउ गवर्नमेंट हैज टू एक्ट प्रॉम्प्टली, और बहुत तेजी से करना पड़ेगा। अभी भी साहब मुझे इस बात को कहने में हेजिटेशन नहीं है, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, इसमें बुराई समझ में आएगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर में हर्बल मेडिसिन का प्रोडक्ट रजिस्टर करना बहुत आसान है। इवन आप यूएस में बैठे हुए हैं, आपको एबीसीडी भी नहीं पता हर्बल मेडिसिन की, फिर भी आपने कह दिया कि मुझे एक हर्बल फॉर्मुलेशन चाहिए जो आर्थराइटिस के लिए है, जिसमें मैं तुलसी डाल दूंगा, उसमें मैं हल्दी डाल दूंगा, उसमें मैं कुछ और एक हर्ब डाल दूंगा, आंवला डाल दूंगा। तुलसी, हल्दी जी और आंवला डाल के आप बना दीजिए, आप बेचिए प्रोडक्ट निकाल के। आप इंडिया में आके बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। आपको सिर्फ इतना करना है कि इनके पास में जो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं आयुर्वेदा के या आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया के जो डेटा इनके पास में है, 52-53 बुक्स हैं इनके पास में। उन बुक्स में 52-53 बुक्स में से वो पेज नंबर खोज के निकालना है जहाँ से, जिसमें हल्दी का जिक्र है, जिसमें तुलसी का जिक्र है, जिसमें अश्वगंधा का जिक्र है, जिसकी आपका आंवले का जिक्र है।
आपने वो पेज नंबर बताया कि दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम चरक संहिता पेज नंबर 56, आंवला इज मेंशन्ड ओवर देयर। आंवला किस लिए मेंशन हुआ वहां पर वो बात अलग है, नथिंग टू डू विथ योर आर्थराइटिस। वहां पर उन्होंने आंख के लिए बताया हुआ आंवले का यूज होता है और आयुर्वेद में उसका जिक्र है। आपने सिर्फ रेफरेंस कोट कर दिया यहाँ पे, योर प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड, so nobody is going to ask you for the clinical evidences, and now this product comes in the market। मुझे मेरी मदर को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मैं इमीडिएटली बाय करूंगा जाके, रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलने वाला, अल्टीमेटली बदनाम कौन होने वाला है? आयुर्वेदा। देयर इज नो एविडेंस, नो चेक पॉइंट। So this is the need of the time to create checkpoint there, as right in the field of quality control, raw material quality control, and also in the clinical research। ये बहुत जरूरी है साहब। So then only will be flourishing like the West medicines। अब तब तो लोगों को भरोसा आएगा जब साइंटिफिकली अप्रूव्ड या साइंटिफिकली क्लिनिकली टेस्टेड मेडिसिन हम दिखाएंगे हर्बल्स के अंदर में। अभी भी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में नहीं है सर। मैं सबको चीखता हूँ, जब बच्चों को लेक्चर लेने जाता हूँ मैं, तो यंग बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि सीआरओ जो है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा फील्ड है, खाली पड़ा हुआ है। आप जाके जॉब, आप कंपनी खोलिए, रिसर्च कीजिए, हर्बल मेडिसिन को क्वालिटी कंट्रोल पे लेकर, उसके टेस्टिंग से लेकर उसके तमाम पैरामीटर्स को आप टेस्टिफाई करके आप एजेंसी बन जाइए, आपको बहुत कमाई होने वाली। क्योंकि दुनिया अब आगे जाके पूछेगी, हर कस्टमर डंडा मारेगा कंपनी को, बताइए आपके पास एविडेंस क्या है इसका? आप तो कह रहे हैं कि अस्थमा में ठीक करेगी मेडिसिन, बट वेयर इज द प्रूफ? तो नो, एवरीबॉडी इज गोइंग टू आस्क फॉर द प्रूफ नाउ एवरीबॉडी इज, ये सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, सब होशियार हो गए हैं सब। तो अब वो दौर नहीं रहा, होपफुली Right, right. Deepak, I'm struck by the irony. For the last 6 years, we have had a government in India that does not tire of continuously proclaiming the enormous riches of India's heritage for the last 2, 3, 4,000 years. And at the drop of a hat, they talk about some fantastic achievement that we had maybe 3,000 years ago. The same political mindset is not able to create an institutionalization attempt to document what you're talking about. Why do you think there is a dichotomy between what the political mindset is telling you on a daily basis and what's really happening on the ground in terms of really mining India's extremely rich, specific traditional knowledge? Frankly speaking, there is no as such remarkable development as of, I mean, if you talk about, take an example of last 40 years, 30, 40 years. जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव नॉट सीन एनी मच, यू नो, बहुत बड़ा कोई बड़ा चमत्कार हो गया हो इस फील्ड के अंदर, कुछ नहीं है। स्टिल दिस फील्ड इज स्ट्रगलिंग, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें मुझको दिखता है। और जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इतना बड़ा एरिया है इसमें कि नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट एन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे आर बीइंग, दे विल बी, यू नो, catered if we take it seriously। और इस चीज को हम देखा जाए, क्योंकि अभी तक किसी ने इस चीज, इस पोटेंशियल को नहीं समझा। हमारी रिचनेस की बात हर कोई करता है, लेकिन उस रिचनेस को बहुत उस लेवल तक लेकर नहीं आया गया है, उसको लाने की जरूरत है। क्योंकि आप 30 साल का गैप आप देखेंगे, जिस समय चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की मैं बात कर रहा था और इंडियन हर्बल सिस्टम की बात कर रहा था, हम एक ही प्लेटफॉर्म पर थे। आज उनकी इकोनॉमी और उनके साइंस को देख लीजिए, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि एक सलमान खान या कोई बड़ा स्टार आकर कहता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जिनसेंग है और मेरे फादर यूज किया करते थे इसलिए मैं भी यूज करता हूँ और खाना पड़ेगा, और वो जिनसेंग कोरिया से आ रहा है या चाइना से आ रहा है और हम उसको ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा स्टार उसको शोकेस कर रहा है, वो हमारा फेलर है बेसिकली। हमने कभी इस बात के ऊपर में पुरजोर नहीं दिया, कभी जोर नहीं मारा इस पर कि जिनसेंग का इक्विवेलेंट हमारे पास में है। हमारे पास में हिंदुस्तान का अश्वगंधा रखा हुआ है, जिसके एल्केलॉइड्स आप यदि मैच करेंगे उसके साइंटिफिकली तो दोनों इक्वल हैं। तो जिनसेंग को मार्केट हमने दे दिया, लेकिन हमने अश्वगंधा को भूल गए। हम लोग अश्वगंधा को सेकेंडरी मानते। अभी भी जो लोग पैरवी करते हैं या जो लोग ट्रेडिशनल नॉलेज, मैं खुद अभी, क्योंकि माइंड सेट बदलना पड़ेगा साहब। मैं खुद अपनी मदर को यदि अभी लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, शी इज 67, 68 ईयर्स ओल्ड नाउ, और मैं उनको किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास ले जाता हूँ या किसी हाड़ वैद्य के पास में ले जाता हूँ, तो मेरा पड़ोस वाला सबसे पहले बोलेगा, यार एक कंपनी का डायरेक्टर है, ये इतना बड़ा रिसर्च है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है, और देखिए कहाँ किनके चक्करों में पड़ा है, ये माँ की जान ले लेगा। अभी इसकी बीवी होती तो ये उनको उठा के मल्टी स्पेशलिटी में ले जाता और किसी बड़े हॉस्पिटल में जाता, लेकिन माँ है तो माँ तो चलता है। ये हमारा सोच है बेसिकली, हमारा, हमने हमेशा उसको सेकेंडरी समझा आयुर्वेद को।
और हमने नहीं समझा कि आयुर्वेद कभी मेडिसिन की बात नहीं करता, आयुर्वेद प्रिकॉशंस की बात करता है, आपकी गुडनेस की बात करता है, आपके माइंड की, आपकी सोल की, आपके बॉडी की बात करता है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे देश में कैसा है, यदि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन का एक हॉस्पिटल खोलना है तो नेता लोग लिस्ट बना के रखते हैं पहले से, जो पत्थर जो होता है शिलान्यास वाला, उसमें नाम लिखे रहते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, और तालियां बजती हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक न्यूट्रिशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी ओपन करी जाए, जहाँ पर अच्छे खान पान की बात करी जाए, अच्छी हेल्थ की बात करी जाए। तो हॉस्पिटल्स खुलते हैं तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कितना आयरनिकल है सर। It is. हॉस्पिटल्स, हाँ, हॉस्पिटल बंद होने का सेलिब्रेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल खुलने पर हमें ताली पीटने की क्या शर्म आनी चाहिए हमें, कि हम जी हॉस्पिटल जी। खोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि 100 बेड का नया हॉस्पिटल आया। आप उस दिन तालियां पीटिए जिस दिन एक 100 बेड का हॉस्पिटल बंद हो जाए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आने बंद हो गए। Right, सो right. दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। You mentioned the Western medical practice. My understanding from you earlier is that Western medicine uses about 30 species of, uh, या just 30, that's the number. From 30 species, they have built up a massive multi billion dollar conglomerate that dominates health worldwide. There is no escape from that. And with 17,600 species, we are not able to create even $1 billion industry. I mean, it is appalling to say that. So दैट इज ट्रू। how do we get around this problem? So to compete with Western medicine, we have to compete with the claims what they are making. So to fight those claims or to compete with those claims, we need to have this CRO, clinical research organization, which can say that, look, you have aspirin, we have white willow bark extract. So this is this effect, the effect of this aspirin is this and that. So we have this mice trial, और हमारे पास में ये हमारे पास में प्लेसबो ट्रायल है, जिसका रिजल्ट देखिए आप, वो भी इक्वल है, सेम है। तो आप सेम है करके अब हम जब बताना शुरू करेंगे कि वो इक्वली उतना इफेक्टिव है, तो अपने आप समझ में आएगा लोगों को, और अल्टीमेटली वो टाइम तो आने वाला है, सबको समझ में आएगा कि मेडिसिन आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज वो एक टारगेट स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, जो आपको सीधे आपका कार्डियक कोई इशू है तो उसके लिए एक सीधे एक मेडिसिन दे रहे हैं, पर आपको नहीं मालूम कि एक चीज को ठीक करने के लिए आप 10 और चीजों को बिगाड़ने जा रहे हैं, आपको नहीं पता। बट हियर दी हर्ब्स, जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ हर्ब्स, जो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसमें उस टारगेट को भी रिजॉल्व करा जाता है। एट द सेम टाइम ऑल दोस सपोर्टिंग केमिकल कंपाउंड्स, दे टेक केयर ऑफ अदर साइड इफेक्ट्स, जिनको रोकने का काम करते हैं। सो हर्ब्स एज अ होल, वो उनका अपना एक रोल है, बट इसको कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे लोगों तक लाना है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और वो तभी पॉसिबल होगा जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में प्लेस होने लगेगी, हमारे सामने आने लगेंगी। आप रेंडमली उठकर कोई भी कल सुबह उठ के बोलेगा मैंने कोरोना की मेडिसिन निकाल दिया, मेरे पास में ट्रीटमेंट आ गया, नो, दिस इज इलॉजिकल। गिव प्रूफ। आपने किसको दिया? आपने दे दिया किनको? एसिम्प्टोमेटिक केसेस को दे दिया आपने, ठीक है, वो तो ऑलरेडी ठीक होने वाले थे। आप बताइए, आईसीयू के अंदर में बैठे हुए 100 लोग को आपने ट्रीटमेंट दिया, 100 के 100 ठीक हुए, मैं दावा करता हूँ उसको नोबेल अवार्ड मिलने वाला है, जो ये मेडिसिन देख रहा है। तो यहाँ वी हैव टू be very cautious while making any claims. It should be very, since we are talking about an experience, and now we are putting in an experiment. So experience and experiment combination is deadly hoga sahab, just imagine. Bilkul. I will come to the question of pandemic that we are in the middle of right now. After a bit of a personal detour, आपने अक्सर जिक्र किया आयुर्वेदिक का, the holistic way in which we treat using that system. मैं अपनी खुद की बात अगर आपको बताऊं, मुझे पिछले 50 साल से, कम से कम 50 साल से माइग्रेन है, और नॉस्ट्रल से सांस लेना बिना ड्रॉप्स के नामुमकिन। अभी I have tried Ayurveda, I have tried Unani, I have tried a whole lot of systems. Nothing has fixed it. Unfortunately, even today, when I take a painkiller, say Tylenol of some sort, or even nasal drops, just one drop each in one nostril, and things become all right. So naturally, I'm tempted to go in that direction, not thinking about the holistic treatment that Ayurveda might offer. How do you convince a complete addict like me in terms of Western medicine when it comes to my problems, and start using Ayurveda? आपको मैं थोड़ा सा एक चैलेंज देता हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ?
मैं आपको 1 महीने में मैं आपका माइग्रेन खत्म कर दूंगा। आई एम चलो टॉकिंग, चलिए यू ठीक है, कैन well, टेक, let's यू कैन let's do this इंटरव्यू मी experiment. अगेन, या यू कैन इंटरव्यू मी आफ्टर 1 मंथ। तो आप बता ठीक है। सकते हैं कि मैंने साहब इनकी मेडिसिन लिया था, इनका जो फॉर्मुलेशन लिया था उससे मेरा माइग्रेन का क्या हुआ। आई कैन हील इट कम्प्लीटली। Done. I'll take you up on that. And what about my not being able to breathe without nasal drops? वो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो चलिए ठीक मैं है। डेफिनेटली ठीक कर दूंगा आपका। तो भारत एफएम के श्रोताओं को बता दूं कि आज से एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है डॉक्टर जो आचार्य होता है का। बिल्कुल। देखिए कौन जीतता है, मैं जीतता हूं या वो जीतता है। वैसे हार जीत की बात नहीं है ये। खैर, या to come to a little more desperate problem that we are in the midst of here in America, there in India, and across the world. It's the COVID-19 pandemic. What is the way out of it, you think? Because vaccine obviously will be needed at some point. We cannot do without vaccine. But overall, long term, what is the solution for a pandemic like this, in your judgment? CD19 count in your body, that is immunity, and if you're immune rich, nothing is going to happen. So I think a full diet and good herbs to incorporate in a daily lifestyle, it will help you in setting up of your good amount of CD19 count. Trifla, as I keep Trifla. on telling, Trifla, as I keep on telling this to my followers and friends, and Trifla is an amazing herb. It pushes your CD19 count. जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, CD19 काउंट कम होता है उनको। तो देर आर some 8-9 clinical studies which proves that it improves the CD19 count। तो आपकी इम्यूनिटी को जो स्विच है वो उसको स्विच को इग्नाइट करने के लिए, ऑन करने के लिए Trifla plays, and Trifla will be playing an important role. At the same time, all these spices in your kitchen box, they are very beneficial। तो जो अच्छी जिसकी इम्यूनिटी होगी साहब वही इसको फाइट करेगा। कई बार ये भी हो सकता है कि आप, आज ही मेरे दोस्त से बात हो रही थी, वो मरीन इंजीनियर है और वो आज ही इंडिया आए हैं बहुत स्ट्रगल के बाद में, और आज मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे 2 महीना पहले मुझे मेरे क्रू में बॉस को हो गया था कोरोना, और वो ठीक हुए, उनका क्वारंटाइन हुआ, वो ठीक हुए, लेकिन मुझे बाद में फीवर आता रहा और ये प्रॉब्लम होती रही। लेकिन मैं हमेशा, क्योंकि मैं शुरू से उसको यही बातें बताते रहा कि अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा स्पाइसेस लीजिए, तो मुझे भी फीवर आया था और मुझे आके चला गया, मुझे पता नहीं चला। एग्जैक्टली वही होने वाला है। यदि आपकी इम्यूनिटी है तो देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आपको वायरस के सामने आना पड़ेगा, और आप आएंगे, फेस करना पड़ेगा। आप जब तक वो हर्ड इम्यूनिटी वाली बात नहीं आती 70-80% लोगों को, तब तक तो आप पूरा मतलब चांसेस हैं कि आपको आने वाला है। तो उस सूरत में आप बचेंगे कैसे? तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं पहले से तैयारी करके रखूं। तो जो ट्रिफला का कॉम्बिनेशन है, 25 से 28 डेज के अंदर में वो डोज जो था ट्रिफला का, उसने वो जो CD19 काउंट था वो लोगों का, वो उसको इतना अप कर दिया। जो यंग जनरेशन में 30 से 40, 20 से 30 और 40 इयर्स के बीच वालों का जितना CD19 होता है, उतना उसने ला दिया ट्रिफला ने, अकेले ने। सो आपकी डाइट, आपका इस तरह की हर्ब्स और प्रिवेंटिव मेजर्स, पर्टिकुलरली फोकसिंग योर इम्यूनिटी, योर ओन इम्यूनिटी, Right, अच्छा right. खाएंगे, अच्छी स्लीप लेंगे, तो बाकी सब चीजें होती रहेंगी। तो आज कोरोना इज देयर, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। तो अब तो ये सिलसिला चलेगा, लंबा जी, चलेगा, जी. क्योंकि वो एक देखिए, एक डिफरेंट वर्ल्ड चल रहा है हमारे साथ में। हम लोग 3 तरह की दुनिया के बीच में जी रहे हैं। हवा की दुनिया है जहाँ पर ये माइक्रोब्स हैं इतने सारे, जमीन के नीचे की दुनिया है जहाँ रूट्स हैं और माइक्रोफ्लोरा, राइजोफ्लोरा है जमीन का, और हम लोग की दुनिया जो हमें दिख रहा है। अब एक तरफ की गैंग जो है, वो जो माइक्रोब जो फैलने वाली, उनको पता चल गया है कि इसको डंडा मारो ये ह्यूमन रेस को, तो सब राइट हो जाते हैं। अब वो बार बार आके आपको धमकाएंगे। ये मैं बहुत रॉ और रस्टिक वे में बता रहा हूँ, Right, बट right. दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। अभी कोरोना से आप फाइट कीजिए, कल कोई बड़ी बात नहीं कि यही म्यूटेट हो जाता है और इसी के जीन, जैसे आप यूएस में बैठे हैं, आप हर साल फ्लू के शॉट्स लेते हैं, क्यों? Right. हर साल शूट लेने पड़ते हैं। वही फ्लू हम इंडिया में बैठे हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमें तो हम 2 दिन हम तो छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, वायरल हुआ बोल के हम खत्म कर देते हैं। लेकिन आपके पास में वहां पे कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो उनको पता है कि किस जगह पर, किस एरिया में, किस क्लाइमेटिक जोन में हमें कितना इम्पैक्ट मारना है, इनको Right. कितना इनको परेशान करना है।
वो वहां पर होगा। ये हो सकता है इसी, और उसकी डेफिनेशन अभी तक पकड़ नहीं पाए इन्फ्लुएंजा वायरस की, Right. कि वो हर साल अपना आपको ट्रांसफॉर्म कर लेता, चेंज कर लेता, इसलिए वैक्सीन नहीं बन पा रही है। तो पिछले साल के जो वायरसेस थे जितने इन्फ्लुएंजा के, उनकी एक लाइब्रेरी तैयार करी जाती है और एक पॉसिबल वैक्सीन बनाया जाता है अगले साल के लिए, ताकि आपको हर साल एक नया शॉट मिले। एक टेंटेटिवली एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा सोच के वो मारा जाता है, तब जाके वो 98% और 99% सक्सेसफुल होता है वो। यहाँ के केस में भी वही हो सकता है कोरोना के अंदर में, कि बार बार म्यूटेट होगा, बार बार उसका सीक्वेंस बदलेगा आरएनए का, उसको आप नहीं कर पाएंगे डिटेक्ट, एनुअल शॉट्स देने पड़ेंगे। तो वैक्सीन के भरोसे जो लोग बैठेंगे वहां से सोल्यूशन नहीं आएगा, मेडिसिन के भरोसे बैठेंगे वहां से सोल्यूशन नहीं आएगा। तो द सोल्यूशन लाइज इन इन योर ओन फूड हैबिट, और आपके Right. जो आपकी प्रिवेंशन में है, वहाँ सोल्यूशन है। बेसिकली तो अच्छा खाना है, अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी लंच, हैवी डिनर, स्पाइसी स्टफ जितना खाना है, और किचन का जो बॉक्स है, स्पाइस बॉक्स आपका, वो सबसे बढ़िया मेडिसिन है। ये लेते रहेंगे, बाकी कोई बात नहीं। वैक्सीन के भरोसे जो लोग You, बैठेंगे वहां से सोल्यूशन नहीं you, आएगा। you मेडिसिन, mentioned, hello, या प्लीज कैरी ऑन। you mentioned Trifla. या त्रिफला के बारे में, जैसे या तो लोग अक्सर, मेरे घर में बुजुर्ग लेते थे त्रिफला रॉ इन अ सेंस, जी, तो त्रिफला के कुछ फॉर्मुलेशन अगर आप बताएं विच कैन पीपल कैन एक्सेस इवन हियर, डू यू लाइक अश्वगंधा जैसे यहाँ काफी ट्रैक्शन हो रहा है, वैसे त्रिफला का यहाँ कुछ है? त्रिफला, त्रिफला सबसे बड़ा पॉपुलर फॉर्मुलेशंस हैं। इट्स एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो वो इशू नहीं है। आपको किसी भी एक स्टोर पर आपको आसानी से मिलेगा त्रिफला वहां पर। अदरवाइज त्रिफला इज बेसिकली एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हर्रा, बेहड़ा एंड आंवला। तो ये तीन चीजें होती हैं जो शायद वहां पर, हर्रा बेहड़ा ये तो सब नहीं मिलेंगे, आंवला वहां पर मिल राइट, सकता है। आई थिंक वहां के स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स पे आपको त्रिफला बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद के अंदर में त्रिफला। राइट, So it is राइट. most commonly available there. Need not worry. Now, why is it that Trifla has not become the thing in India as something that people should resort to on a regular basis? लोग अभी भी इतना आसानी से नहीं लेते हैं, उसका सेवन इतना नहीं होता है। नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने अभी जब बताया ना कि आपके ग्रैंडफादर और उन लोग जी जी, खाया करते थे, वो क्योंकि एक समय के बाद में ना ये सब चीजें वो देहाती हो जाती हैं। अभी न्यू एज जी, जनरेशन है, हम लोग राइट, व्हाट्सएप और ट्विटर और यूट्यूब पे हम आगे बढ़ चुके हैं। बच्चे प्ले स्टेशन में बिजी हैं, गेम्स में बिजी हैं, गेमिंग में बिजी हैं। हम पीछे की दुनिया को, आज नई जनरेशन ने, पेरेंट्स तो ठीक हैं थोड़ा बहुत हद तक, लेकिन हमने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिया, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। वो नॉलेज जो है, जो ट्रेडिशनली पास ऑन होना था, वो अब वो एक बैरियर लग चुका है बच्चों और बड़ों के बीच में। एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप देखने में आ रहा है इन लास्ट 20 ईयर्स पर्टिकुलरली 5 से। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के पास जब मैं जाया करता था, तो हमारे पास ये सब गैजेट्स नहीं थे कि हमें आईपैड हमारे पास में रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है, हम उसमें बिजी हैं। तो अभी आप हर किसी को देखेंगे तो वो हर किसी की गर्दन झुकी हुई है और वो बटन्स लगाया हुआ है। सनसेट उधर चल रहा है, उधर नहीं देखेंगे, वो इधर यहाँ पर अपना पोस्ट डालते रहेंगे फोटो खींच के। सो वी आर दिस मच ऑफ ऑक्यूपाइड राइट नाउ। हमें हमारे पास में पेरेंट्स से या बड़े लोगों से, पुराने लोगों से बात करने का वक्त नहीं मिला। सिंस दिस इज ट्रेडिशनल नॉलेज, so it can't be documented or it can't be learned until unless you communicate, until unless you try to learn from your elders. हमने जी, वो चीज कम्युनिकेशन बंद कर दिया, और उसका भुगतान अब इस पीढ़ी को करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम, मेरी माने मुझे, मैं आपको बताया था शुरुआत में, मैंने बताया था कि बहुत लंबी लंबे दौर तक मैंने बल्ब नहीं देखा था, बहुत लंबे दौर तक हमने हॉस्पिटल्स नहीं देखे थे। हमारे पास कान दुख रहा है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो माँ कुछ कूटते हुए आवाज आती थी किचन में और लेके आती थी और सीधे पिला देती थी, ये लीजिए पी लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। अब मैंने बहुत, मुझे याद नहीं है, मतलब मेरा वैक्सीनेशन भी बहुत लंबे समय के बाद में, किसी शहर में आने के बाद में कुछ इंजेक्शन टोचने लोग आया करते थे स्कूल्स में, हमें लाइन से लगा के वैक्सीनेशन कराया जाता था कुछ कुछ चीजों का, तो हमने ये राइट, सब नहीं देखा था। वो इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास में, अभी डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे स्टिल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर देयर डे टू डे हेल्थ केयर। जब डब्ल्यूएचओ कह रहा है 80% कर रहे हैं, तो फिर हम कहाँ दिखता, हमें नहीं दिखता। तो आप त्रिफला की जो बात कर रहे हैं, त्रिफला इसलिए गायब हो गया। हर घर में, हर शेल्फ में त्रिफला हुआ करता था, हर घर में, हर शेल्फ में च्यवनप्राश हुआ करता था। अब च्यवनप्राश को टारगेट कर दिया गया कि नहीं, इसको ठंड में ही खाना है कि गर्म करता है बॉडी में, बाकी टाइम नहीं खाना। तो लोग ठंड में च्यवनप्राश खाते हैं, बाकी टाइम नहीं खाते। हमें पता ही नहीं है। और दूसरा, प्रिपरेशन बिगड़ गए। हमने जो
टाइम टू टाइम हमने जो आपने बताई थी कि टाइम टू टाइम हमें यदि वेस्टर्न मेडिसिन से फाइट करना है तो अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। हमें हमें रॉ मटेरियल पे देखना पड़ेगा, उसके क्वालिटी को देखना पड़ेगा, रिसर्च को देखना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन, वैलिडेशन, वैल्यू एडिशन, दैट इज मोस्टली Right. रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। हमने वैलिडेशन तो कर लिया लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए कभी कभी टाइम से। तो Right. अभी भी वही यदि त्रिफला का पाउडर दूंगा तो आप इसलिए नहीं खा पाएंगे उसको कि स्वाद बहुत कड़वा लगता है। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप उसकी फांकी नहीं लेंगे कि वो चोक हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम Exactly. ट्रिगर कर जाएगी। Right. हमने उसको वैल्यू एडिशन कर दिया होता कि हमने उसको पिल्स में लेके आ गए, कैप्सूल फॉर्म में लेके आ गए, या मार्कर कंपाउंड निकाल के पता नहीं कुछ और कर दिया, हमने छोटा सा पिल बना दिया उसका। यू नेवर नो, so there is always a scope कि जहां पर हम Right. उसको वैलिडेट करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। we we failed ourselves in Right. doing value addition to the indigenous Right. practice Just last medicine. couple of questions, Deepak. One is, if you don't mind telling us a bit about the 30,000 formulations that you've documented. What Yeah. happens to that resource base? Can people access and commercialize it? What do you do with something that you're sitting No, on no, as an, that is not open access database. It is purely private as of now. But what my plan is, देखिए मुझे लगता है कि एक जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, इसको एक ड्रग लाने के लिए रैंडम ट्रायल्स करने पड़ते हैं, रैंडम G? प्लांट्स के ऊपर में एक्सट्रैक्शन करके उसके ऊपर टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 10 साल 15 साल लगता है एक ड्रग को आने में, मेडिसिन को आने में, और बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं कंपनीज को एक नए मॉलिक्यूल को लेके आने में। यहाँ Right. पर हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है, विच इज अगेन एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, जिसमें हमने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा डेटाबेस बना के हम यदि इन कंपनीज के पास पहुंच जाएं कि लुक आप Mhm. इंस्टेड ऑफ डूइंग रैंडम ट्रायल और इतना स्पेंड कर रहे हैं टाइम और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो गिव अस सम अमाउंट हमारे लोगों को, हम आपको डेटाबेस एक्सेस कराते हैं, आप देखिए इसको ट्राई करके, तो आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आपको एटलीस्ट आपको पिन पॉइंटेड आप रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज दिखता है मुझको उस डेटाबेस का। बट मैं बहुत लंबे समय तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों को कि कैसे हम पब्लिक एक्सेस इसको प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट के साथ में भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं इसमें, पर्टिकुलरली आईपीआर की बात करें, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिन लोगों का नॉलेज दिया हमने, ये उनका नॉलेज है। यदि कोई इसको उठा के ले जाता तो अगेन वी आर कस्टोडियन ऑफ बायोपायरेसी, तो वो हम नहीं Right. चाहते, कभी Right. ऐसा होना चाहिए। दैट इज अटमोस्ट फॉर अस। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का एटलीस्ट ये फायदा हो गया, डिजिटाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए रख दिया हमने कि इन केस जो मेरे साथ केस हुआ था कि उस गांव में चांगोटोला में जाने के बाद में वो इंसान नहीं मिला और उसका नॉलेज वैनिश हो गया पूरा। यहाँ पर हमने जितना सीख सकते थे इस बुजुर्ग से, उस नॉलेज को हमने डॉक्यूमेंट करके डाल दिया है। यू नेवर नो कब किस समय उस चीज का छोटा सा एक क्लू मिल जाएगा और हम किसी एक नई ड्रग को या मेडिसिन को हम लोग कभी फ्यूचर में लॉन्च कर Right. पाएंगे। तो आई एम Right. होपफुली ट्राइंग अगले 2-3 साल में कुछ नया कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, ताकि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अल्टीमेटली यदि मैंने उस डोमेन से निकाल कर एक डिजिटल डोमेन में डाल दिया और वापस इसको लॉक कर दिया है, तो ये भी वही बात हुई जो पहले थी कि वो वहां भी पड़ा Exactly. हुआ था, एक के बाद में यहाँ भी पड़ा हुआ है, किसी के काम नहीं आ रहा है। दैट आई डोंट वांट, दैट आई Right. लिटरली डोंट वांट, आई वांट इट टू बी पब्लिक। और वो कैसे करना है, फॉर दैट आई एम इन टॉक्स Okay. विद सम अदर एजेंसीज। And finally, before I open it up for a couple of questions, there are people who want to ask you a couple of questions apart from me. Uh, I, I, I suppose this pandemic gives us a wonderful opportunity to cause a fundamental shift in our lifestyles uh, for as we face other pandemics. How do you think, as a country, India can prepare using the kind of strengths that you're talking about, leveraging such an enormous resource base, and shift it in a way that pandemics are better fought than they are fought now? यस, डेफिनेटली। इतना बड़ा रिपोजिटरी है हमारे कंट्री के अंदर में, जी, और इतना यूनिक कंट्री है इंडिया कि आप डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। वी हैव डेजर्ट वन साइड, अदर एंड अदर साइड वी हैव हाईली रेन फेड एरिया। एक तरफ हमारे पास स्नोफॉल हो रहा है, एक तरफ सी शोर है। एक कंट्री के अंदर में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना सारा नॉलेज है। इस दौर ने एटलीस्ट हमें ही क्यों, पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि एक लिमिट के बाहर हमारी अप्रोच नहीं है। पैसा हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ होना चाहिए। और ये जी, हेल्थ में भी
अभी स्टैटिस्टिक्स देखिएगा, अगले 6 महीने के अंदर में बहुत सारे डेटा निकल कर आएंगे, बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट और उनके रिपोर्ट्स आने शुरू होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि बेसिकली किन एज ग्रुप में ज्यादा हुआ, क्या हुआ, कितनी कैजुअलिटी हुई। लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो 70-80% लोग एसिम्टोमेटिक होकर रह गए, वो नहीं आ पाए उनके बीच में। तो मेरे ख्याल से अब सबसे बड़ा फोकस में भी यही, अभी मेरी पैनल से बात चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहां पर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि साहब अभी आप कोरोना के आप जो लोग एंटीबॉडीज हैं उनके ऊपर पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, और जो पेशेंट ठीक हुए उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, डेड हुए उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरा सोचना है कि एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमने छोड़ दिया, पूरा गैप है, और पूरी दुनिया को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। वो 75% पॉपुलेशन जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए लेकिन उन्हें इतना सा भी सिम्टम नहीं आया, उनके ब्लड में क्या था, वो एंटीबॉडीज कैसे डेवलप हो गई, उसके ऊपर में स्टडी करना बहुत जरूरी है। वो बहुत बड़ा हमको एक इंडिकेशन वहां से मिल सकता है। दूसरा, फूड हैबिट चेंज करना पड़ेगा, और हम लोग तो ब्लेस्ड हैं, इंडिया तो ब्लेस्ड है कि इतनी वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स हमारे पास में बंच में होता है। मतलब गांव गांव से लेके बड़े बड़े अर्बन सिटी में मॉल्स तक आपको सब चीजें अवेलेबल हैं। बस एक वो फूड हैबिट और टाइमिंग से लेके हर चीज को लोग समझ जाएं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल सूट कर लें और उसको सेट कर लें, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। आई थिंक बहुत बड़ा एक, ये बेसिकली एक डंडा भी कह सकते हैं इसको नेचर का आपके तरफ, कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करिए, अपने प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दीजिए। ये वो फेज है जब एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, चरक, होम्योपैथी सब के सब सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है। Right. इस समय जो लोग कहते थे कि नहीं वेस्टर्न मेडिसिन तो नंबर 1 है बॉस, ये सब फालतू है, बकवास है। जो आयुर्वेदा वाले क्लेम करते थे कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, वो बकवास है। अभी सब एक लेवल के ऊपर में आ गए हैं, तो नाउ देयर Exactly. इज नो डिस्प्यूट। तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं बेसिकली। तो द पॉइंट इज योर हेल्थ, योर प्रिवेंशन। नो मेडिसिन इज गोइंग टू हेल्प यू, नो, डोंट वेट फॉर एनी वैक्सीन। ईट वेल, स्लीप वेल, अच्छी हर्ब्स कीजिए, अच्छे स्पाइसेस खाइए, अच्छी से हेल्थ रखिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन एट ऑल। Ashish, I think there are a couple of questions that Dr. Singh, I presume, has. Yeah, Yeah. yes, she's here. Yeah, go ahead, Anisha. Yeah. Hi, Dr. Deepak Acharya. I listened to your presentation, and yeah, it was. मैं अभी allopathic doctor हूँ, and I work full time here. But I'm doing Ayurvedic medicine here from एक school है Chicago में. So I just finishing my first year. So of course मैंने actually बिल्कुल भी आयुर्वेद में विश्वास पहले नहीं था till almost a year and a half ago. Suddenly I was like, oh my God, this has, and now to realize within a year that, oh my God, this is very deep science. But my question to you is two. One, as a physician, I understand the need for research, and I understand that without it, it's not. And I feel frustrated because it's, how can I get involved in something like that? What you were talking about, ki, iska standardization karna hai, sitting in US right now. And then secondly, of course, not right away because I have another year to go. 2 saal mein, of course, nobody becomes a full Vaidya, but so uske baad 2-3 saal mein, if I want to start getting more involved in trying to take Ayurveda further from a Western medicine, bringing it more in America at a platform, how can I get in touch with you? Definitely. So getting in touch with me is not an issue. तो आप आसानी से you can catch me, तो मैं मिल जाऊंगा आसानी से। Need not to worry about that. तो आपका सबसे बड़ा जो अच्छी पॉइंट है ना कि you are a physician, आप डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेद को इस तरह से देख रहे हैं, and this is the actual need of the time, जहाँ पर हम क्रिटिसाइज करने के बजाय किसी भी एक साइंस को, आयुर्वेदा को या एलोपैथी को, why don't we join our hands and do something creative. तो जहाँ पर जो मैंने बात करी आपको कि जहाँ पर मॉडर्न साइंस जो रैंडम ट्रायल्स कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, तो देयर इज अ साइंस कॉल्ड एंशिएंट साइंस, जो आयुर्वेदा है या ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनके पास में कुछ फॉर्मुलेशंस रखे हुए हैं, आप उनसे बात करिए, आप उनके पास जाइए, उन मेडिसिन को लेकर मॉडर्न साइंस अपने मॉडर्न एक्सपेरिमेंट करता है यूजिंग टूल्स ऑफ मॉडर्न साइंस, फिर वो आकर निकल के आती हैं। तो इसमें टाइम भी बचने वाला और बहुत सारा पैसा भी बचेगा और चीजें बहुत इफेक्टिव निकल कर आएंगी। सो नाउ
person like you who has an expertise in allopathy and और हम जैसे लोग जो लोग हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज को देख रहे हैं, हम लोग मिलके बहुत बड़ा एक सिनर्जिस्टिक हम लोग का अप्रोच हो सकता है और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कम से कम आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ के लोग अभी भी इस बात को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि कितना साइंटिफिक, यूएस एफडीए की बात करिए आप, तो साइंटिफिक बैकिंग कितनी है, उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस क्या हैं, उन सब चीज़ों के पीछे में मीन्स people there and the agencies and the government there, they have a scientific temper there. हम लोगों के पास में थोड़ा सा वो इस समय का कमी है कि हमारे पास में साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, बट इफ वी जॉइन आवर हैंड्स डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मिरेकल। वो बहुत अच्छे से हो सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गेट इन टच विद मी। हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर में। तो ट्रायल करने की बातें तो वो सब मैं आपको प्रोटोकॉल सारे बता दूंगा। इट्स नॉट एज टफ एज पीपल थिंक, बहुत आसान है वो, बशर्ते अच्छी टीम, वो माइंडसेट जैसे आपने अभी सुना। तो मैं व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इनिशियली कि आप बोलेंगे मैं तो देखिए मैं एलोपैथी की जानकार हूँ और आप क्या बकवास कर रहे हैं। तो आई थॉट यू विल स्टार्ट दैट वे कि आप मुझे पहले डंडा लेके डांटना शुरू करेंगे क्या बकवास करे जा रहे हो, बट नाउ यू आर टॉकिंग इन सच अ वे कि जहाँ पर आप जान रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से मैं आयुर्वेद के पोटेंशियल को समझ पा रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस ऑल्सो, मैं उसके एक्सपर्ट बन जाऊं। तो what a deadly combination, means you have this allopathy medicine knowledge and then you are learning Ayurveda. So this is going to be a deadly We combination. as allopathic physicians are definitely understanding the limitations. I've been in practice for 20 years and we are understanding the limitations of allopathy because we can do medicines, but we are really stuck in prevention, in even in cure, long-term cure nahi samajh padta hai. It's all symptomatic. तो आयुर्वेद का विद इन 1 ईयर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बाप रे ये तो बहुत जबरदस्त साइंस है। आपको सही इंसान मिल जाए, सही नॉलेज मिल जाए, आई कैन बेट। मैंने अभी मयंक जी से मैंने वही कहा कि मुझे एक महीना का दीजिए, मैं आपका माइग्रेन ठीक कर दूंगा। आप लोग यू डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर पाइल्स, किडनी स्टोन, कोई मेडिसिन नहीं है मॉडर्न साइंस के पास में। सबको पेन किलर्स देने हैं, सबको सर्जरी करनी है, लेकिन आई कैन बेट तो मैं आप कहेंगे स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा मैं आपको कि आप मैं 7 दिन में 10 दिन में पाइल्स का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा हम ठीक कर देंगे उसको। व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन वी हैव a huge pool of information जहाँ से हमने इतने सारे लोगों को देखा है, 200 लोगों को ठीक होते हुए देखा जिस मेडिसिन से, एटलीस्ट मैं तो इतने दावे से कह सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जब आ जाएंगे ना कि मैं जिन्हें बताऊंगा कि डॉक्टर साहब देखिए मेरे पास में ये फॉर्मूला है, आप अपने पेशेंट को देके देखिए ना, तो आप विदाउट हैविंग एनी बायस्ड अप्रोच और बायस्ड ओपिनियन आप इमीडिएटली अपने पेशेंट को रिकमेंड करेंगी, आप खुद देखेंगी उस चीज को, देन you'll have a crystal clear opinion about what exactly whether it is working or not. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, किडनी स्टोन के मेडिसिन को लेकर मैंने एक बहुत बड़े सर्जन से मिला, उनको मैंने दिखाया, 100 सैंपल साइज का मैंने स्टफ उनको दिया क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए कि अपने पेशेंट्स को दीजिए, किडनी स्टोन ये पल्वराइज करके स्टोन को फ्लश आउट कर देता, आप दीजिए इनको 100 लोगों को। उन्होंने लिया सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी चैनल के थ्रू उनके पास गया था, जो मना नहीं कर सकते थे, उन्होंने लिया। लेकिन 1 महीने के बाद में मुझको बताया उन्होंने कि नहीं साहब इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ उसको। तो मुझे बहुत दुख हुआ इसका, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था कि वो उसमें कुछ रिजल्ट ना मिले। एटलीस्ट 30% 40% रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन जब मैं निकल रहा था उनके बाहर से, तो जो उनका जो वेटिंग रूम था वहां पर मैंने नीचे अपना बॉक्स देखा जो जिसमें मैंने सैंपल भेजे थे, मैंने चलते चलते खींचा तो एज इट इज फुल पैक पड़े हुए थे। तो दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज गोइंग टू किल अस and kill our knowledge. तो मैं सोचता हूँ आप जैसे लोग when you join our hand ना, definitely this is going to create a miracle, magic. Yeah. Thank you. I'll get in touch with you. Thank you. We'll put you in touch with him. That's not a problem. Thank you for your time, Doctor. Deepak, before I let you go, I think it's only proper and fair that I ask you something which is perhaps may seem silly, but I think it works for a lot of people. Would you care to name 8 or 10 things, be it in terms of eating new grains or trying new things on a daily basis that can create the kind of lifestyle that we talked about? अगर आप लिस्ट दें हमको एक के बाद एक 8 या 10 चीजों का, तो लोग उससे काफी फायदा यहाँ भी उठा सकते हैं। ठीक है। सुबह उठते साथ 1 गिलास पानी गर्म करना है और उसमें लेमन को स्क्वीज करके उसको पी जाना है, एम्प्टी स्टमक, पहला काम।
ये जरूर आपको डेली करना चाहिए। दूसरा, जो टी आप रेगुलरली लेते हैं, तो यदि टी को बहुत एक्सेस बॉईल कर देंगे, खूब देर तक खौला लेंगे, इफ यू आर टेकिंग ब्लैक टी, तो ज़्यादा बॉईल कर लीजिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो जो टी के अंदर में जो टैनिन है वो रिलीज हो जाएगा और वो पानी में आ जाएगा। जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए वो बूंद बनकर आएगा। वो जो चाय जो पी रहे हैं आप, टेस्ट के साथ साथ में आपकी मेडिसिन भी बन जाएगी। थर्ड थिंग, आप एक ग्लास जो 1 कप पानी लेंगे, उसमें जिंजर डाल दीजिए, उसमें गुड़, यदि जैगरी मिलता है आपको आसानी से तो जैगरी उसके अंदर डाल दीजिए और लेमन ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसको उबाल के पीजिए, तो वो आपका लेमन टी हो जाएगा, बेसिकली लेमन जिंजर टी हो जाएगा। हाईली एंटीऑक्सीडेंट और वो भी बहुत अच्छी होती हैं और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में बहुत काम करती हैं। तो ये 3 चीज़ तो मैंने आपको बता दी। पोटैटोज़, वो जो बॉइल्ड पोटैटोज़ होते हैं, वो बॉयल करके पोटैटोज़ को खाना शुरू करिए और जितना खाना हो उतना खाइए। डायबिटिक हैं, कोई चिंता की बात नहीं, पर पोटैटोज़ बिल्कुल अच्छे से खाइए। फ्राई नहीं करना है उसको, सिर्फ बॉईल करना है, नमक स्प्रिंकल करने हैं उसके ऊपर में और उसको खाना शुरू करिए। तो ये पेट को जो है भरने का काम करेगा और जो वेट लॉस करने का सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। बॉइल्ड पोटैटोज़ खाना शुरू करेंगे, तो बॉइल्ड पोटैटोज़ और बटर मिल्क 2 चीज़ें हैं जो होती हैं। वो बटर मिल्क को भी आप दिन में 2 से 3 बार लेंगे। जितने बार एम्प्टी स्टमक को आप फुल करेंगे और जो आपको वो फुलनेस वाली जो फ़ील आएगी, और ये बेसिकली जो पोटैटो है इसके अंदर में कुछ नहीं है, ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है और बॉइल्ड है चूँकि वो, तो वो आपको पेट को खालीपन महसूस नहीं होने देंगे, एट द सेम टाइम आपका फैट का बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें बताई। 5वीं चीज़ जो है आपको सिनेमन, जो आपके हर किसी के घर में होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट स्पाइस है। तो सिनेमन को रोज़ 1 कप पानी में अराउंड 1 ग्राम सिनेमन लेकर उसको बॉयल करके आप पीना शुरू कीजिए। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके शुगर को कंट्रोल करने में काम करेगा। इफ़ यू आर आर्थराइटिक पेशेंट और गाउट का प्रॉब्लम है या नकल्स में आपको पेन होते रहता है, तो भी वो आपको हेल्प करना शुरू करेगा। सो वंडरफुल मेडिसिन सिनेमन, अच्छा वाला सिनेमन, उसको यूज़ करें आप। तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। हिबिस्कस फ्लावर आपके पास में होंगे, वहाँ पर कहीं पर लगे होंगे, चाइनीज़ शू फ्लावर कहते हैं जिसको, हिबिस्कस को गुजराती में जसूद कहते हैं, हिंदी में जासवंत कहते हैं। इसके फ्लावर्स आपको मिलते हैं, तो इनको नहाने से पहले जब शावर ले रहे हैं आप उस समय, तो 2-4 फ्लावर साथ में लेके जाएँ और उनको मसल के उनको बालों पे लगाइए। किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी कंडीशनिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बालों का जो हेयर फॉल होता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग होता है और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इनको ये चेक आउट कर देगा पूरी तरह से। तो ये एक फ़ॉर्मूला हो गया। Wonderful. Yeah. और तो बहुत सारी बारीक-बारीक चीज़ें हैं, छोटी-छोटी हैं, जैसे लौंग के बारे में कहते हैं कि यदि आपके घर में किचन के अंदर में शुगर कंटेनर में चींटियाँ आ जाती हैं बहुत सारी और बार-बार चींटियों से परेशान आप घर में, तो कॉर्नर्स में लौंग को कुचल के कॉर्नर्स में बस छोड़ दीजिए, या लौंग के जो पीसेस हैं क्लव के, वो कंटेनर में डाल दीजिए, शुगर के कंटेनर में। तो मैं शर्तिया कहता हूँ, आपको एक चींटी नहीं दिखेगी आपके घर में, I वो see. अपने आप वो रिपेल हो जाएँगी वहाँ पर। Mhm. घर के अंदर में आप बहुत लंबे समय तक घर को क्लोज़ करके आप बाहर जा रहे हैं, तो घर में मॉइस्चर की वजह से फंगस लग सकता है, कुछ जर्म्स जर्मिनेट हो सकते हैं वहाँ पर और फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रीदिंग इश्यू आ सकते हैं। आपके लिए भी खासतौर से जब आप ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बताते हैं। तो जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक बड़े बोल में खूब सारा कैम्फर जो होता है, 10-20 ग्राम कैम्फर, वो स्टोर्स पे मिलता है। आपको कैम्फर को डाल के बोल में रख के किसी एक कॉर्नर में रख दीजिए, रूम को क्लोज़ कर दीजिए, कैम्फर इवापोरेट होते रहेगा और वो रूम की जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगी, किसी तरह का मॉइस्चर नहीं आएगा और रूम हमेशा फ्रेग्रेंस उसका ज़बरदस्त रहेगा और आपको होलिस्टिक लगेगा, आपको घर में आने के बाद में फ्रेशनेस लगेगी, पॉजिटिविटी आएगी और एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो बहुत सारे 70 टू Wonderful. 80% एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं, उनको खत्म कर देता है कैम्फर। Mhm. आपके पास में ऑरेंजेस बहुत होते हैं, आप ऑरेंजेस खाते हैं, तो ऑरेंजेस के छिलकों को खाने के बाद में आप फेंक देते हैं, डस्टबिन का रास्ता दिखा देते हैं। तो मैं कहूँगा उन छिलकों को लेकर आप शू रैक जो होता है, उन छिलकों को शू रैक के अंदर डाल के रख दीजिए 24 घंटे। उसकी जो उसके अंदर में जो ऑयल होता है छिलकों में, उसके पील्स में ऑरेंज की, वो जो जर्म्स होते हैं जो शूज़ में और सॉक्स में और उनमें आते हैं, उनको किल करने का काम करता है और वो जो फ्रेग्रेंस होगी, वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। जब आप शू रैक खोलते हैं तो एक अजीब-सी गंध आती है, तो वो फ्रेग्रेंस भी वहाँ मेंटेन करेगा प्लस वो जर्म्स को भी किल करेगा, तो आपकी पैरों की सेहत के लिए और ओवरऑल आपके लिए बहुत खास होंगे। तो ये छोटी-छोटी, बारीक-बारीक चीज़ें हैं जो हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर का। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँगा बहुत ब्रीफली। मैं एक गाँव में खाना खा रहा था
और मैंने उनसे नींबू मांगा। बहुत बूढ़ी माँ थी, वो 85 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने कुक किया था मेरे लिए, तो उन्होंने नींबू मुझे उठा के बोला वो बास्केट में नींबू रखा है, आप नींबू खा लीजिए, नींबू ले लीजिए वहाँ से। वो पूरा होल एक फुल साइज राउंड शेप्ड लेमन था। मैंने बोला चाकू तो दीजिए मुझे, काट के इसमें डालना। बोले चाकू की जरूरत नहीं, आप उसको दबाओ। तो मैंने दबाया तो वो नीचे से ड्रॉप्स निकलने लगे उसके। तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ये क्या इनने व्यवस्था की। तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया आपने? तो उसने बोला कुछ नहीं है, इसको मैंने क्या करा, उसको थोड़ा मसल के अंदर एक पिन से छेद कर दिया मैंने उसको, और जितना यूज करना मैं दबाती हूँ उतना यूज होता है। फिर उसके ऊपर में एक बूंद तेल का लगा दूंगी मैं, तो जम्स अंदर नहीं जाएंगे, वो सड़ेगा नहीं, और मेरा बहुत लंबे समय तक वो लेमन चलेगा। देखिए बहुत छोटी सी व्यवस्था है, छोटी Right. सी चीज है, Right. लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते। हम लोग तो शहरी लोग जो हैं, लेमन कट करते हैं, स्क्वीज करते हैं और इमीडिएटली उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, अपने कचरा डब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगता है इतना हो गया, हम उसको रीयूज नहीं करते, या रीयूज करने के लिए रखेंगे तो काला पड़ जाता है। तो Right. बहुत सारे चैलेंजेस हैं कार के अंदर में। यदि आप जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या कार के अंदर में एक अलग तरह की टेपेस्ट्री से बदबू आती है, उन लोगों के लिए, आप तो एप्पल वाले इलाके में रहते हैं तो एप्पल खूब होते हैं, तो रात को जब कार को क्लोज कर रहे हैं अपने गोडाउन में, आप जब जाके कार के डोर्स बंद करते हैं, उससे पहले कोई एप्पल के 4 पीसेस काट के टेपेस्ट्री पर रख दीजिए और क्लोज कर दीजिए डोर, और बाहर निकल जाइए। अगले दिन सुबह खोलेंगे, एप्पल पूरे काले पड़े रहेंगे, और जो सिगरेट की या कोई भी फाउल स्मेल होगा वो दूर चले जाएगी, और फ्रेशनेस वहाँ के अंदर रहेगी। Oh, that's wonderful. These are excellent tips, Deepak. I'm grateful for your time. I know you've made yourself available at a very short notice, and I'm grateful. प्लेजर। I'm sure Bharat FM listeners were thrilled with what you told us and look forward to interacting with you more. थैंक यू वेरी मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जी, अब मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू This सर, is थैंक यू Bharat वेरी मच। FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM.